पढ़ेंगे मेंस के लिए। चूंकि एक टॉपिक ये है, पहले हमें लग रहा था कि टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मेंस के सिलेबस में वेदरिंग दिया हुआ है मेंस के लिए, तो इस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो आज आपको बहुत सा डायग्राम इसमें बता देंगे, फ्लो चार्ट, जिसके माध्यम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। वेदरिंग क्या है, इसको आमतौर पर लोग समझते भी हैं, और इरोजन के साथ कंफ्यूजन होता है। वेदरिंग एंड इरोजन, तो इरोजन आज नहीं बता रहे। इरोजन में हमेशा ध्यान देना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इरोजन इट मींस देयर इज ए मूवमेंट, तो मूवमेंट होगा। लेकिन वेदरिंग का मतलब सिंपली तौर पर समझेंगे कि वेदरिंग का मतलब इन सिटू पोजीशन होता है, मतलब नो मूवमेंट। सो ब्रेकिंग ऑफ रॉक विदाउट मूवमेंट दैट इज इन सिटू पोजीशन, दैट इज नॉन एज वेदरिंग। हिंदी में उसको अपचयन बोलते हैं। जब चट्टानों की प्रवाह नहीं होती है, टूटने के बाद जब चट्टानों का प्रवाह नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, तो ये कहा जाएगा वेदरिंग। और जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, तब उसको बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है ये इरोजन है। तो जैसे आप समझते हैं कि मिट्टी का अपर्दन होता है, सॉइल इरोजन, तो मिट्टी बह करके कहीं जाती है, उसी प्रकार से रॉक में जो आज फ्लो डायग्राम हम लोग देखेंगे, उसमें से कुछ हम आपको पहले दिखा दें। एक फ्लो डायग्राम ये वाला देखेंगे हम लोग, जिसमें केमिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑर्गेनिज्म से कैसे होता है। एक इस फ्लो डायग्राम को भी देखेंगे। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ये तीनों वेदरिंग होता कैसे है। और एक इसमें देखेंगे जिसमें केमिकल खास करके जो है वो जिप्सम और डिहाइड्रेशन या डिफ्लेशन प्रोसेस होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी काम कैसे करता है, ये सारी चीजों से कहाँ कहाँ पर हो सकता है। और एक लाइकेंस से भी होता है, और जो सक्सी लाइकेंस होते हैं, सिम्बायसिस होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, फंगस होते हैं, तो इनसे भी कहीं कहीं पर जो है वो वेदरिंग होता है। और एक एक्सोजेनेटिक एनर्जी इनपुट जो है वेदरिंग का, जिसमें वेदरिंग को रेगोलिथ भी बोलती है। ऊपर की जो चट्टानें होती हैं वो कैसे टूट रही हैं, और स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट जो होता है वो चीज भी बताएंगे। तो आज जो अधिकांश चीज आज जो है वो मैप पर ही है, ताकि आप भी घर में जब प्रैक्टिस करें। और ये एक आसान सा पिक्चर, जिसमें वेदरिंग में फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, डिसॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस एंड प्रेशर रिलीज फ्रैक्चर्स, ये सारी चीजें उसमें इनपुट रहती हैं, तो ये भी आपको समझाएंगे। और एक पिक्चर ये होगा जिसमें लोकेशन अलग अलग, और इफेक्ट्स और मटेरियल क्या होगा, अगर वेदरिंग होता है तो क्या होगा। और इसमें जियोलॉजिकल कौन कौन से प्रोसेस होंगे, प्रोडक्शन क्या होता है, इसका कांस्टेंट क्या क्या होगा, और सर्विस में कैसे ये वर्क करता है जियोलॉजिकल टाइम के अनुसार में, और मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वेदरिंग का। और अंत में एक ये वाला मैप रहेगा, जिसमें वेदरिंग में जो भी होगा वो डिपोजिशन भी कहीं जा करके होगा। और इसी से चलिए शुरुआत करते हैं, जो लास्ट में है एक सिंपल मैप से आपको बताते हैं। तो इसमें आप देखें कि वेदरिंग जो है ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेज। जो चट्टान है वो छोटे छोटे पार्ट में जब टूट जाता है तो उसको वेदरिंग बोला जाता है। तो दैट रिमेन नेक्स्ट टू ईच अदर, वेदरिंग फॉर्म्स सेडिमेंट। अब आप चट्टान चाहे कोई भी हो, इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट हो, यही तीन चट्टान होगा ना। अगर आप देखेंगे तो आइदर वो चट्टान इग्नियस हो सकता है या मेटामॉर्फिक हो सकता है या सेडिमेंट्री हो सकता है। तो ये तीनों चट्टान पर जब मैकेनिकल वेदरिंग हो, केमिकल प्रोसेस से हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो,
अगर ये 3 प्रक्रियाएं से हो रही हैं तो इसको वेदरिंग बोला जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कभी मैंने मिट्टी का जो बनने की भी प्रक्रिया होती है, मैंने सॉइल जेनेसिस जो होता है इसको पैडोलॉजी बोला जाता है। तो सॉइल जेनेसिस में भी मुख्य पार्ट जो होगा वो वेदरिंग से ही तैयार होता है। मैंने इसके बिना मिट्टी नहीं बन पाएगी। तो आप सबसे पहला वर्ड जो वेदरिंग के लिए यूज करेंगे वो करते हैं रेगोलिथ का। रेगोलिथ मतलब लूज मटेरियल, किसी भी चट्टानों के ऊपर जो डस्ट जैसा पार्टिकल्स आपको नजर आता है, टूटा हुआ पार्ट, उसको रेगोलिथ बोलते हैं। अब ये सिंपल और मोटे तौर पर फिजिकल वेदरिंग यानी कि मैकेनिकल होता है, और एक केमिकल प्रोसेस से जो होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंज विद इन द रॉक। अगर वो चेंजिंग हो पाता है, जैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कार्बोनेशन होता है, कार्बन के चलते भी होता है। तो ये जो मैकेनिकल है, पहले इसको समझिए कि मैकेनिकल का मतलब फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ रॉक विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। मतलब कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं हो रहा है रॉक में, वो वैसे ही रह जा रहा है। सपोज कीजिए कि लाइमस्टोन में अगर वेदरिंग होगा तो केमिकल चेंजिंग हो रहा है ना। चूना पत्थर में अगर पानी जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में अगर H2O को मिला रहे तो वो चेंजिंग हो रहा है वहां पर। लेकिन मैकेनिकल का मतलब हो रहा है जो भौतिक रूप से चट्टानें टूटती हैं, जिसमें मैकेनिकल मतलब चट्टान में कोई केमिकल चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसमें कैसे हो सकता है, अगर चट्टान के अंदर कहीं पर बर्फ पानी चला गया और पानी उसके ऊपर, जैसे ही वो पानी बर्फ बनेगा उसका वॉल्यूम जो है तकरीबन 10% वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जो वाटर है वो वाटर का वॉल्यूम 10% इंक्रीज कर जाएगा। तो उसका प्रेशर जो होगा, जैसे ही वो इंक्रीज करेगा तो क्रैक्स में वो प्रेशर इतना बड़ा होता है कि क्रैक्स को चौड़ा करता जाएगा वो धीरे धीरे। तो पहला आइस वेजिंग हो सकता है। दूसरा होता है कि बार बार टेम्परेचर का एक्सपेंड होना, बार बार टेम्परेचर ज्यादा होना और फिर टेम्परेचर कम होना, फिर ज्यादा होना, फिर कम होना। तो ये ऊपर की परत जो होती है ये चट्टानों की टूटती है। ये ऊपर की परत जब टूटती है ट्रॉपिकल एरिया में, खास करके जहां पर ऑल्टरनेटिव ऑफ टेम्परेचर होता है। जो टेम्परेचर होता है ना ऑल्टरनेटिव, मतलब एक बार ठंडा का मौसम आता है और एक बार विंटर सीजन, एक बार समर सीजन, ठंडा और गर्मी, ये अगर लगातार हो रहा है, खास करके भारत में अगर आप देखेंगे, हमारे छोटे नागपुर में जब आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, तो ये इस तरीके के जो वेदरिंग होते हैं उसको एक्सफोलिएशन या ओनियन वेदरिंग भी कहा जाता है। ऊपर से एक परत पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो एक तो आइस वेजिंग होता है जिसमें बर्फ जम जाते हैं, इसको फ्रीज थॉ भी आप बोल सकते हैं उस प्रोसेस को, कि फ्रीज थॉ में फ्रॉस्ट एक्शन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। दूसरा एक्सफोलिएशन आप बोल सकते हैं, जिसमें एक परत टूट जाएगा ट्रॉपिकल एरिया में, और ये रिपीट हीटिंग और कूलिंग के चलते होता है। तीसरा थर्मल होता है, टेम्परेचर जब चेंज हो जाते हैं चट्टानों के तो उससे भी चेंजिंग आ जाती है। और चौथा जो होता है बायोटिक फोर्सेस जो होते हैं, या तो प्लांट्स के रूट चले गए, नीचे वाले थोड़े से आपको नहीं दिख रहे हैं, हम थोड़ा इसको डाउन करके दिखा देते हैं आपको। तो ये जो पहला वाला जो प्रोसेस है कि वेदरिंग कहीं पर अगर हो रहा है तो जाहिर सी चीज है कि वेदरिंग होने के बाद जनरली आमतौर पर वहाँ उस क्षेत्र में वेदरिंग के साथ साथ कभी कभी इरोजन भी जो है वो शामिल हो जाता है। और जब भी इरोजन होगा किसी भी स्थान पर तो वहां पर इरोजन का मतलब क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। वेदरिंग में ध्यान रखना है कि मूवमेंट नहीं है, इरोजन में मूवमेंट है। तो ये मैप क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, देख ले जल्दी से बताएं क्विक, एक बार फिर से आपको बता देते। तो दूसरे, चूंकि 8, 9, 10 टोटल वेन डायग्राम है, 10 ऐसे फ्लो चार्ट है, तो 10 के माध्यम से आपको ये समझाएंगे कि वेदरिंग सिंपल तौर पर अपक्षयन किसे कहते हैं। तो जब ये 3 प्रक्रिया जो होती है,
मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीन थर्ड प्रक्रिया दूसरे मैप में दिया हुआ है, ये बायोलॉजिकल। तो ये तीन प्रकार से जब चट्टान टूटता है, जब रॉक टूटते हैं और टूटने के बाद उसी स्थान पर रह जाते हैं, सो देयर इज नो मूवमेंट, टूटते और टूटने के बाद उसी स्थान पर रह जाते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये ब्रेकिंग ऑफ रॉक, सो दैट इज इन सिटू पोजिशन। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इन सिटू पोजिशन मतलब उसी स्थान पर चट्टान रह गया, नो मूवमेंट इज देयर, सो द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन, सो दैट इज नोन एज वेदरिंग। तो ये तीनों पर, जैसा आपको बताया कि इग्नियस पर भी होगा, मेटामॉर्फिक पर भी होगा और सेडिमेंट्री पर भी होगा, तीनों में चट्टान टूटेगा। हाँ, टूटने के बाद वो फिर उसको कोई फिजिकल एजेंट उसको बहा करके ले जाएगा, या पवन उड़ा करके ले जाएगी, या मूवमेंट धीरे धीरे रोलिंग करके जाएगा, या ग्लेशियर उसको लेकर के चला गया। तोड़ने की प्रक्रिया वेदरिंग है और ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया इरोजन है, ये मेजर डिफरेंस है। अब इसमें मैकेनिकल वेदरिंग जो होगा, मैकेनिकल, इसमें फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ रॉक विदाउट एनी चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन, ये ध्यान रखना है। भौतिक रूप से टूटने का मतलब है कि किसी प्रकार की केमिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, वो वही है, लेकिन चट्टान टूट गया। पहला तरीका क्या है टूटने का? तो पहला है कि आइस वेजिंग होगा, उसमें मतलब बर्फ बन जाएगा, क्रेक्स होता है, फिशर्स होते हैं चट्टानों पर, उसमें आइस बन जाएगा। दूसरा होता है कि ऊपर का परत पूरा टूट जाएगा, एक सीट टूटेगा, फिर दूसरा सीट टूटेगा। ऐसा जब होता है तो वो नीचे वाली जो चट्टान है वो ऊपर दिखना शुरू हो जाती है। इग्नियस रॉक में आप लोगों को हमने बताया था, चलिए आंसर दीजिए, इग्नियस रॉक में ये वेदरिंग कैसे पता चलता है? तो इग्नियस रॉक में अगर तीन चट्टान का फॉर्मेशन हुआ है, सबसे ऊपर यहाँ, बीच में और नीचे में, यहाँ नीचे में मैग्मा है, देखिए यहाँ पर मैग्मा है, तो मैग्मा के ठीक ऊपर एक नंबर पर कौन सा चट्टान है, 2 नंबर पर कौन सा चट्टान है, और पृथ्वी के ऊपर को जल्दी से बताइए तो कौन कौन बताते हैं? पृथ्वी पर जो तीन चट्टान इग्नियस में ही बन रहा है, विद इन इग्नियस रॉक जो तीन रॉक बन रहे हैं, वो मैग्मा के मूवमेंट के बाद, जब मैग्मा का इरप्शन रुकने लगता है, तो तीन रॉक कौन कौन से हैं आपको बताना है। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, कौन कौन करते हैं? आप लोग पहले पढ़े, जब तीन रॉक चट्टानों पर इग्नियस रॉक में बनते हैं, तीन रॉक बनते हैं, वो तीन कौन कौन से हैं? सबसे नीचे कौन सा चट्टान बन रहा है, बीच में कौन सा चट्टान बन रहा है, और सबसे ऊपर कौन सा चट्टान बन रहा है? सो विद इन इग्नियस रॉक, जल्दी से बताना, आंसर कीजिए। एक नंबर पे अंजलि सिंह का उत्तर आया है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसॉल्ट। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसॉल्ट, ये अंजलि सिंह का उत्तर है। आप कहाँ रहते हैं अंजलि? यू आर फ्रॉम जमशेदपुर और रांची। और बाकी लोग उत्तर दें, बाकी जो लोग क्लास में इस समय में जुड़े हुए हैं वो उत्तर दें। जमशेदपुर, बहुत अच्छा। सबसे नीचे ग्रेनाइट, उन्होंने ठीक बताया है, सबसे नीचे ग्रेनाइट एक नंबर पर। अब हम क्यों ये पूछे आपसे कि ये सोचिए कि पृथ्वी की मोटाई 35 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंट की, तो जाहिर सी चीज है कि 35 किलोमीटर में ये तीनों रॉक होगा। सबसे ऊपर जो बन गया वो वोल्केनिक रॉक बन गया, क्या? बेसॉल्ट। और बीच में
जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं माउंटेन वाले, वो डोलेराइट और नीचे ग्रेनाइट। हमारे छोटा नागपुर में इतना इतना मटेरियल ये वेदरिंग हो चुका है। अब अंदाजा कर देखिए, ये वेदरिंग हो चुका है। सो वी फाइंड ग्रेनाइट एट द टॉप लेवल। तो ग्रेनाइट तो ऊपर बनता नहीं है, फिर ये इतना ऊंचा में क्यों दिख रहा है? ग्रेनाइट इतना ऊंचा में क्यों दिख रहा है? क्या इसका कारण है? क्योंकि ये रीमा का भी उत्तर आया है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नहीं होगा रीमा, ऊपर में बेसॉल्ट होगा, ऊपर में बेसॉल्ट होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग उत्तर करते हैं तो नेटवर्क अगर मतलब थोड़ा स्लो है तो आंसर भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये सबसे नीचे जो है ये बनता है ग्रेनाइट, उसके ऊपर में डोलेराइट और फिर बेसॉल्ट, सबसे ऊपर बेसॉल्ट। अब ये समझना है कि ऊपर के चट्टान वेदरिंग हुए इतने वर्षों में, ये वेदरिंग होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये साल पानी बरसेगा तो समूचा पर्वत जो है बह जाएगा, वो नहीं वाली बात नहीं है। एक मिलियन 10-10 लाख साल लग जाता है टॉप लेवल के जाने पर। तो पहला ये चीजें थी जो आपको बता रहे। मैकेनिकल में एक आइस बेजिंग होगा, मतलब क्रैक्स में पानी चला जाने के बाद में वो जैसे ही बर्फ बनेगा उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी और वो टूटना शुरू होगा। अगर रिपीटेड प्रक्रिया है तो टूट जाएगा। दूसरा होता है एक्सफोलिएशन और तीसरा होता है थर्मल, मतलब जैसे कि डेजर्ट एरिया में खास करके थर्मल एक्सपेंशन से भी चट्टानें टूटने लगती हैं, ऊपर के परत टूट जाते हैं वहां भी। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि जहां पर अल्टरनेटिव ऑफ टेम्परेचर हो, एक बार ज्यादा और एक बार कम, वो वाले में एक्सफोलिएशन होगा। और बायोटिक फोर्सेस, जिसमें आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें भी तो तोड़ते हैं, चाहे हल चलाइए चाहे ट्रैक्टर से खेती। दूसरा कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें भी टूटता है चट्टाने। तीसरा कि अगर कोई पेड़ है और वो रूट्स जहां जहां नीचे जा रहे हैं उससे भी टूटता है बायोटिक में। तो सारी क्रियाएं होती हैं। सेकेंड कैटेगरी है केमिकल का। केमिकल में हो रहा है कि मतलब ब्रेकिंग ऑफ डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजिंग विद इन द रॉक। जो केमिकल चेंजिंग है वो चट्टानों के अंदर हो जाता है, जिसमें हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो सकता है। जैसे फेल्सपार अगर और माइका है तो वो चेंज होकर के क्ले बन जाएगा। ऐसी बहुत सी चेंजिंग होती है। तो इसमें या तो ऑक्सीडेशन होगा या कार्बोनेशन होगा। ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन प्रक्रिया इसमें ये होता है। ये पहला वेदरिंग वाला मैप था। दूसरे मैप को ले लेते हैं वेदरिंग में। अब शुरू से आ जाते हैं, है ना, पहला से आ जाते हैं। फर्स्ट मैप जो आपको दिखाए थे, इसमें अब ये दूसरा फ्लो चार्ट है। आप एग्जाम में फ्लो चार्ट का महत्व क्या होता है ये आज आपको बता रहे कि फ्लो चार्ट जब आप बनाएंगे तो वो कैसे बनाना है आपको। हम तो ऐसे भेज ही देंगे आप लोगों को, थोड़ा वक्त दीजिएगा नोट्स के लिए तो आपको अच्छा फ्लो चार्ट भेजेंगे। और हड़बड़ा करके बहुत से लोग कॉल करते रहते हैं, तो उसमें तो जो चैप्टर आपको अभी बताया जा रहा है रिसेंट वाला, तो उसमें रिसेंट बनता है, उसमें रिसेंट रिसर्च भी होता है, खोजते भी हैं आपके लिए, बनवाते हैं, फिर पुराने चीज से देखते हैं कि हमारे पास पहले से क्या क्या चीज था। तो थोड़ा वक्त दीजिएगा, इतना हड़बड़ा करके बहुत से लोग कॉल करते रहते सर आज तो भेज दीजिए, तो उसमें फिर रिसेंट वाला नहीं ना जा पाएगा। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा तो अच्छा नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये देखिए कि रॉक्स जो है चट्टान, तो इसमें एक तो पोरस हो सकता है। पोरस का मतलब कितने लोग जानते हैं बताइए? रॉक्स में पोरोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कोई बताइए तो? रॉक्स में पोरोसिटी है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो रॉक्स कैन बी पोरस, रॉक कैन बी नॉन पोरस। नॉन पोरस भी हो सकता है और पोरस भी हो सकता है। इसके
मिनरल ग्रेन पर डिपेंड करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा तो समझा देंगे तुरंत। बोलिए। छिद्र, पोरस का मतलब छिद्र, स्मॉल हॉल्स। मतलब कोई चट्टान पोरस है तो उसकी क्या क्वालिटी होगी? कोई चट्टान, इफ एनी रॉक इज पोरस, तो उसकी क्या चट्टान होगी? रॉक में छिद्र होता है। सभी लोगों का उत्तर ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या होगी? जैसे स्पंज की क्या क्वालिटी होती है? स्पंज की क्या क्वालिटी होती है? पानी पकड़ कर रखना। सो इफ द रॉक इज पोरस इट मींस इट कैन होल्ड द वाटर। परमेबिलिटी जो होता है वो दूसरी चीज हो गई अंजलि। हाँ वो ठीक है रीमा का, एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, यस। पानी की मात्रा, वाटर रखते हैं मिथिलेश, हाँ ठीक है। स्पॉन्जी मतलब पानी पकड़ करके रखना। अगर अगर आप पानी होल्डिंग कैपेसिटी है तो पोरस है, तो चट्टानों की दो क्वालिटी हो गई। अब कोई चट्टान पोरस है इसका, और रॉक नॉन पोरस है, तो चट्टान दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कि पोरस का मतलब हो गया कि इसमें थोड़े ग्रेन्स जो है, ऐसे ग्रेन्स, ये ग्रेन्स थोड़े नजदीक होंगे। पानी परमे में मतलब परमेबिलिटी नहीं होगा इसमें, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। पोरोसिटी का मतलब है कि पानी पकड़ करके रखेगा वो। और अगर रॉक नॉन पोरस है तो स्पेस है दोनों के बीच में, तो पानी इसमें क्या होगा कि पानी के मूवमेंट होते हैं, यहां पर मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट करेगा। नॉन पोरस रॉक में क्या होगा? वाटर मूवमेंट करेगा। पानी रोक करके नहीं रखना, जैसे स्पंज वाटर को रोक लेता है। स्पंज अपने अंदर जितना पानी रोक कर वो ट्रांसमिटिंग नहीं होने देता है। तो चट्टानों की एक एक ये सुविधा होती है कि पोरोसिटी। अब ये कब तक काम हो सकता है इसमें? देखिए कोई चट्टान है, तो चट्टान एक तो ये वाले कंडीशन पर जाएगा, वो पोरस हो सकता है। दूसरा नॉन पोरस वाला हो सकता है, ये वाली। मिनरल का जो ग्रेन है, जो मिनरल ग्रेन है, ये मिनरल ग्रेन आपको समझना है कि अलग अलग होता है। तो ब्रेकिंग अप, जो ब्रेक हो रहा है ना, चट्टान क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो जो चट्टान टूट रहा है उसमें मैकेनिकल चेंजिंग इंक्लूडिंग थर्मल चेंज, वाटर एंड विंड। तो आप देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये तीन में चेंज हो रहा है ना वाटर। अगर मैकेनिकल चेंजिंग होता है चट्टानों पर तो तीन चीजों में परिवर्तन हो रहा है ना। और ब्रेकिंग अप कॉज्ड बाय, कैसे हो रहा है ब्रेकिंग? तो पार्टिकल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड अवे बाय वाटर एंड विंड, ये प्रोसेस से हो रहा है। और इसमें जो वेदरिंग की क्रिया हो, जहां जहां पर वेदरिंग हो रहा है वहां पर इरोजन भी होगा, इसलिए हमने देखिए यहां पर मार्किंग कर दिया है। So if there is a weathering, it means there is a erosion as well. So weathering is always followed by erosion. अगर चट्टानें टूटी हैं तो उसको कोई फिजिकल एजेंट मूवमेंट करवाएगा। सो वेदर इट इज रिवर, ग्लेशियर और विंड, सो वट एवर द थिंग इज। अब देखिए ये सेडिमेंट्री रॉक अगर है कहीं पर भी, तो सेडिमेंट्री रॉक में मतलब जो वेदरिंग हुआ, ये वेदरिंग मटेरियल कहीं जमा हो गया और वो सेडिमेंट्री रॉक बनाया, और सेडिमेंट्री रॉक बहुत इजीली टूटेगा फिर, क्योंकि उसमें बालू के कण है, उसमें मिट्टी वाला पार्ट है, तो टूटने में आसानी हो जाता है। उसमें फोसिल्स और प्लांट एनिमल भी रहते हैं। और एसिड रेन अगर होता है किसी भी चट्टान पर, अगर एसिड रेन हो जाए, जैसे जो केमिकल्स हैं इंक्लूडिंग एसिड रेन, तो चट्टानें इजीली टूटना शुरू हो जाती है। नॉन पोरस रॉक को टूटने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पर जमा किया हुआ नहीं है कोई भी चीज को, तो थोड़ा सा वक्त वहां पर लगेगा। तीसरी चीज होती है
कि इसमें जो टूटने की प्रक्रिया जो आप पहले भी पढ़े कि चट्टानों पर एब्रेजन होगा। एब्रेजन का मतलब क्या हुआ? एब्रेजन का मतलब हुआ घर्षण होना। तो घर्षण से भी चट्टान टूटेगा, और सभी चट्टानों पर एक घर्षण होता है, चाहे छोटे पत्थर का हो, या विंड से फ्लो से हो, या ग्लेशियर से हो, या वाटर से हो, लेकिन वो घर्षण बल लगेगा ही। मैंने अपार्ट फ्रॉम द थर्मल एक्सपेंशन, एक्सफोलिएशन, केमिकल वेदरिंग, एक एक फोर्स लगेगा जो होगा फ्रिक्शन फोर्सेस। और इस फ्रिक्शन फोर्सेस से जैसे ही कोई चट्टान किसी के ऊपर से मूवमेंट करेगा तो वो भी ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल हो गया, उसको भी तोड़ेगा वो, तो भी एक टूटने की क्रिया हो जाएगी। तो चट्टानों का टूटना जो होता है, किसी भी चट्टान का जो टूटना होता है, इस टूटने में केमिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप मेघालय में चेरापूंजी का नाम सुने, मौसी मराम का नाम सुने, तो मेघालय में पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आप रेनी सीजन में भी चले जाइएगा तो पीने का पानी का बहुत दिक्कत है चेरापूंजी में। आप जानते हैं क्यों? कोई बताइए क्यों दिक्कत है? व्हाट इज द रीजन? हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ इंडिया, मेघालय एंड मौसी मराम, always feels about the drought condition। वहां पर सूखे वाली पोजीशन होती है, जबकि पानी देखिए सबसे ज्यादा बरस रहा है, इसके बाद भी पानी नहीं है। क्यों नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए तो कोई। मेघालय में पानी की दिक्कत क्यों हो रही है इतना ज्यादा, जबकि वहां तो पानी अभी इतना बरस रहा, देखिए पानी। फिर भी मेघालय में क्यों दिक्कत है? कोई बताइए क्या इसका रीजन है? मेघालय में वहां की सुजीत हेम्ब्रम लिखते हैं कि पोरोसिटी बहुत कम है, ढाल ज्यादा है। वहां की चट्टानों में पोरोसिटी बहुत कम है। और ये क्या लिखे हैं मैत्री? रेन वाटर कंटेन्स एसिड, सॉइल में बी नॉन पोरस। रीमा का उत्तर है। और कोई बताइए, सही उत्तर अभी तक नहीं आया है। सही उत्तर क्या होगा? मेघालय चेरापूंजी में पानी की दिक्कत क्यों है भाई? वहां तो नहीं होना चाहिए। चेरापूंजी में पानी की उत्तर की दिक्कत क्यों होगी? होना तो नहीं चाहिए ना। कभी चेरापूंजी आप लोग जाइएगा, और वहीं से चेरापूंजी से 17 से 18 किलोमीटर नॉर्थ में मौसी मराम है, जो नया रिकॉर्डेड है कि हाईएस्ट रेनफॉल जहां होता है, हिली एरिया। मिथिलेश सिंह का है, सॉइल में पानी रखने की कैपेसिटी नहीं होगी। रीमा हिली एरिया लिख रही है। और कोई उत्तर देना चाहते हैं कि मेघालय में आखिर? ये अभी आपका उत्तर देखिए, इसी से हम निकालेंगे, इसी से उत्तर निकलेगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर? कोई और जो बताना चाहते हैं बताइए। कि क्यों वहां पर कितनी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम क्यों है? शिवशंकर राम, अभी इनका उत्तर तो ठीक आया लग रहा है। लाइमस्टोन है, सही है। इन्होंने ठीक बोला है कि लाइमस्टोन है वहां, और चूना पत्थर होने के चलते क्या हो रहा है कि जो बारिश हो रहा है, लाइमस्टोन के चलते क्या होता है कि चूना पत्थर में जैसे ही वहां, किरण देवी का भी ठीक है, जैसे ही पानी वहां पहुंचता है तो वहां प्रक्रिया एक शुरू हो जाती है चूना पत्थर में। मतलब जो कार्बोनेट वाली जो प्रक्रिया होती है ना, कार्बोनेशन,
और इस प्रक्रिया के चलते वहां से जो डिसॉल्यूशन होगा, और ये डिसॉल्यूशन जो होता है इसके चलते वहां से पानी ड्रेन कर जाता है, मतलब लाइमस्टोन में पानी गया, पूरा इलाका मेघालय का पठार जो है, ये मेघालय प्लेटो इज बेसिकली एट द लोअर लेवल पूरा लाइमस्टोन है वो। तो होता क्या है कि वो पठार है तो जाहिर सी चीज है कि ऊंचाई हो गया, उसके बगल में बांग्लादेश है, नीचे हमारा वो नीचे है, तो जो पानी बरसता है चेरापूंजी में वो नीचे जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर वो रहता नहीं है। वो पानी लाइमस्टोन एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बन चुका, वो कार्बोनेशन हो रहा है वहां पर, और वो पानी वहां से ड्रेन करते हुए वो सीधा बांग्लादेश की ओर चला जा रहा है, वहां से इधर आ जा रहा है वो। तो पानी स्टोरेज नहीं है। यही कारण है कि आप जब दूसरे विंटर में भी चले जाइएगा, या शुद्ध जब समर सीजन होता है उस समय भी अगर आप चेरापूंजी जाइएगा, तो ये पूरा इलाका गारो खासी जयंतिया वाली जो एरिया है ये लाइमस्टोन जोन है। इसके चलते यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पानी की भारी किल्लत होती है वहां। एक एक मतलब एक बाल्टी पानी जो है वो 200 रुपया 500 रुपया तक में बिकता है चेरापूंजी में, इतनी महंगी पानी है वहां। तो चलिए, एक केमिकल रिएक्शन के चलते हो रहा है वेदरिंग, वो भी एक वेदरिंग है, लेकिन वो केमिकल वेदरिंग है जिसमें चट्टाने टूट जाती हैं, पार्टिकल्स वो डिजॉल्व होकर के वो बह करके चला जाता है, डिजॉल्व होकर के बना जाता है। अच्छा, किरण देवी बोल रही कि आंसर थोड़ा लेट जाता है। अच्छा, इनमें भी हम तो पहले बताए कि नेटवर्क चूंकि स्लो होगा तो आंसर कुछ लोगों का लेट से आता है, आप भेजते पहले लेकिन लेट पहुंचता है। तो ये एक ये वाला जो मैप बता रहे थे कि आप एक पिक्चर ऐसे बना सकते कि रॉक, पहले तो बीच में रॉक बना देंगे, और रॉक जो है वो पोरस है, रॉक नॉन पोरस है। तो ये पोरस क्यों हुआ यहाँ पर ये आप बता सकते हैं उसको कि मेड फ्रॉम ग्रेन्स आर क्लोज टुगेदर। देखिए ग्रेन्स है मिनरल का, ये ज्यादा नजदीक हो जाते हैं तो वो पानी सोख करके रख लेता है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होगा तो नॉन पोरस हो जाएगा चट्टाने, और उसमें परमेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, पानी बह करके जाएगा। जैसे बहुत से चट्टान होते हैं, आप कोई ऐसा चट्टान का नाम बता सकते हैं आप लोग जो परमेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जिसमें पानी बहुत अच्छा जाएगा, मतलब रोकने की कैपेसिटी तो बहुत के अंदर है, लेकिन पानी को ट्रांसमिट करवाने वाली जो चट्टान है, जो रॉक है, वो चट्टान ही सबसे बेहतरीन चट्टान माने जाते हैं वाटर के लिए। पानी एक तो अच्छा हो जाता है, और दूसरा कि पानी कभी उस एरिया में सूखता नहीं, चाहे आप कुआं वहां बनाइए या उस एरिया में चापाकल लगवाइए। क्या नाम लिखे? चूना पहाड़। अच्छा, ये उसका उत्तर आया सुजाता का, वो पुराना वाला क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि पानी जो है किस चट्टान में बहुत अच्छा परमेबिलिटी होता है, ये आपको बताना है। तो आपको बता रहे थे कि वेरी स्लो प्रोसेस होता है टूटने का, और ये मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। केमिकल रिएक्शन भी होते हैं चट्टानों पर, और उसको केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। अगर चट्टान की मूल जो उसके कंपोनेंट्स है अगर वो चेंज नहीं हो रहे, जैसे सोचिए कि ग्रेनाइट टूट करके जा रहा है, तो ग्रेनाइट के जो भी गुण होंगे उसके अंदर जो मिनरल होगा, सो रॉक जो बोलते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल, तो उसके अंदर जो मिनरल होगा वो टूट टूट करके कहीं जा रहा होगा, और वो जाकर के कहीं जमा होगा। तो जो ग्रेनाइट से जाकर के कहीं जमा हुआ है, सेडिमेंट्री चट्टान भी बना है, तो उसमें वो मिलेगा। तो क्ले सॉइल उत्तर है अंजलि सिंह का। क्ले सॉइल नहीं होगा सही उत्तर। परमेबिलिटी पूछा गया है, बेहतरीन परमेबिलिटी किस चट्टानों में होती है। तो वो एक चट्टान के अलग गुण होते हैं कि जिससे टूट करके गया है वहां पर वो जाकर के उसी प्रकार का अपना कैरेक्टर रखेगा। वो सेडिमेंट्री रॉक जब बनता है उस समय की बात कर रहे हैं। तो वेदरिंग के बाद इरोजन होगा, और ये वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग अप कॉज्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और ये
जा करके कहीं पर जमा होगा और फिर वो टूटेगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है वेदरिंग का, और वेदरिंग के चलते ही आपको एक चीज और बता दें कि पूरे वर्ल्ड में लगभग सैंडस्टोन, सूरज पांडे लिखते हैं, सुजीत हेम्ब्रम भी सैंडस्टोन लिखते हैं, रीमा भी सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन भी बहुत अच्छा परमेबल रॉक नहीं है, सैंडस्टोन भी बहुत अच्छा परमेबल रॉक नहीं है। तो हम आपको बता रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में जितने चट्टान है, ओरिजिनली उसका लगभग 70%, लगभग 70% वेदरिंग हो चुका है। आप अंदाजा कर लीजिए कि वर्ल्ड के ओरिजिनली जितने रॉक है उसका 70% वेदरिंग हो चुका है। सबसे अच्छा जो चट्टान होता है वो होता है परमेबिलिटी के लिए, वो होता है कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया। सेकेंड रॉक का नाम है ब्रेसिया, कॉन्ग्लोमेरेट एंड ब्रेसिया। तो ये दोनों सबसे अच्छा परमेबल रॉक होता है, तो इसको आप करेंगे, ये सही है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर पर आते हैं। इसमें इस पिक्चर को भी आप बना सकते हैं एग्जाम में, मैंने सारा पिक्चर नहीं बनाना है, हम आपको कई प्रकार से बता दे रहे हैं। आप थोड़ा सा लिखेंगे और थोड़ा आप पिक्चर के माध्यम से बताएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा और वो लाभ मिलता है परीक्षा में। आप इसको भी बना सकते हैं कि केमिकल वेदरिंग से, मतलब एनी रॉक एट द सरफेस अंडरगो किस पे जा सकता है वो, तो एक वो मैकेनिकल वेदरिंग में जा सकता है, देखिए, और एक केमिकल वेदरिंग में जा सकता है। कोई भी रॉक्स अगर सरफेस पर है तो या तो मैकेनिकल या फिर वो केमिकल वेदरिंग में जा सकता है। और जो मैकेनिकल वेदरिंग है, जो मैकेनिकल वेदरिंग है, इसमें आप देखिए कि ये चट्टानों को क्लास्टिक सेडिमेंट, मतलब जो सैंडस्टोन वाला पार्टिकल होता है उसमें तोड़ दिया, और उसमें तोड़ने के बाद में इससे क्ले भी बन सकता है, सैंड्स भी बन सकते हैं, बोल्डर भी बन सकता है टूटने के बाद। तो क्या क्या चीज हो सकता है, तो सैंड, ग्रेवल से, जब हम लोग मिट्टी बोलते हैं ना, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल, जनरली इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये तीन चीज बोलेंगे तो मिट्टी की परिभाषा तय हो जाएगी। तो जब आप देखते होंगे कि एग्रीकल्चर करने में खास करके मिट्टी, जब एग्रीकल्चर में मिट्टी का बहुत जरूरत है कि किस प्रकार की मिट्टी में क्या खेती हो रही है भारत में। और जब मिट्टी में क्ले ज्यादा है तो थोड़ा बालू मिलाइए, बालू ज्यादा है तो सिल्ट और क्ले मिलाइए। वो तीनों अगर 33% करके है तो हिंदी में जिसको आप दोमट मिट्टी बोलते थे और इंग्लिश में उसको लोम बोलते हैं, LOAM, लोम, वो सबसे बेहतर मिट्टी होती है एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से। तीनों चीज बराबर होती है, बाकी एसिडिक और बेसिक सॉइल जो होती है वो सब चीजें अलग है, लेकिन मूल रूप से ये तीन कंपोनेंट होना चाहिए मिट्टी में। तो ये बना कैसे, तो क्लास्टिक सेडिमेंट से बन रहा है। अब ये क्लास्टिक सेडिमेंट का मतलब होता है चट्टानें जब टूटती है मैकेनिकल वेदरिंग से तो क्लास्टिक सेडिमेंट होता है। और ये क्लास्टिक सेडिमेंट जो होता है इसमें अब ये कैरिड होगा। एक कैरिड कैसे होगा, एक कैरिड होगा इरोजन से, जो आपने पहले पढ़ा था ना इरोजन। तो इरोजन कौन करता है, एक कैरिड कैसे होगा, इरोजन से होगा। अपर्दन करता कौन है, तो वाटर चैनल कर सकता है, वेव, समुद्र का वेव भी करता है, रिवर करता है, हिमनद करता है, ग्रेविटी से भी होता है। पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर है तो उसका भी एक मूवमेंट वहां से हो जाता है। देखिएगा मिट्टी बना तो ग्रेविटी से भी धीरे धीरे चट्टान। कभी आप माउंटेन में एकांतवास जो होता है ना, अकेलापन नहीं, मैंने एकांतवास और अकेलापन में भी अंतर होता है। तो एकांतवास में कभी आप जाएंगे और वहां पर आराम से बैठिएगा तो आपको माउंटेन पर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी ग्रेविटी के चलते कुछ कुछ मिट्टी और पत्थर का मूवमेंट नजर आ जाएगा कि वो धीरे धीरे होता रहता है। तो ये विंड से भी हो सकता है, विंड से भी होता है, जाहिर सी चीज है, ग्लेशियर से, सारी चीजों से होता है इरोजन। तो ये तब तक हो रहा है जब तक कि कहीं पर डिपॉजिट नहीं हुआ। अगर कहीं पर जाकर के डिपॉजिट हो गया
तो फिर ये प्रक्रिया रुक गई और डिपॉजिट नहीं हुआ तब तक ये प्रक्रिया चल रही है। तो डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब सॉलिड हो रहा है। जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सारी मटेरियल को ले जाकर के एक दूसरे को दे करके किसी न किसी माध्यम से वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के जमा कर रहे। देखिए मिट्टी जो जा रहा है, जो बालू बह करके जा रहा है, स्वर्णरेखा नदी का जो बालू बह करके जा रहा है, तो ये स्वर्णरेखा नदी दो चीज कर रही है। एक तो उसके चट्टानों से चट्टान टूट रहे हैं, मूवमेंट से भी चट्टान टूट रहे हैं, और टूटने के बाद वो मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट होकर के कहीं जाकर के जमा हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में जमा हो रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में कहीं तो नीचे जाके बैठ रहा होगा वो। अब सोचिए कितना साल से स्वर्णरेखा नदी बह रही है। हमारा छोटा नागपुर कब बना है आप अंदाज करिए। तो 4 करोड़ साल पहले से स्वर्णरेखा नदी भी बह रही है, और वो उतना साल में कितना जमा की ये भी देख लीजिए आप। वहां कहा जमा की, बंगाल की खाड़ी में जमा की। ये मिट्टी जो जमा की स्वर्णरेखा नदी, वो कौन सा मिट्टी हो गया, वो कौन सा बालू हो गया, वो सेडिमेंट्री होगा। वो तो कहीं ना कहीं टूटा हुआ पदार्थ लेकर के जा रही है। गंगा नदी भी कितना लाख टन मटेरियल हर साल जमा कर दे रही है। सारा चीज बंगाल की खाड़ी में जाके जमा हो जा रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में जब वो चीजें डिपॉजिट हो रही हैं, तो अब लाखों साल के प्रोसेस के बाद क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन भी तो होगा। उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं, चट्टान बनने की प्रक्रिया होती है। अब कोई टेक्टोनिक मूवमेंट कभी होगा, ये बंगाल की खाड़ी श्रिंक करेगा या वो अपलिफ्ट करेगा, तो वो चट्टान क्या हुआ, जो बना है लाखों साल में, वो ऊपर आ जाएगा। ये बंगाल का खाड़ी कभी श्रिंक करेगा, दो साइड की उसमें ब्लॉक आपस में आकर के ऐसे टकराएंगी, तो श्रिंक करेगा, जैसा हिमालय बनते समय हुआ। तो ये प्रक्रिया होगा, तो लिथिफिकेशन हो जाएगा। ये लिथिफिकेशन। तो जब लिथिफिकेशन होगा तो क्या होगा, एक सेडिमेंट्री रॉक बनेगा जिसको क्लास्टिक सेडिमेंट्री, या तो सैंडस्टोन बन जाएगा, ये कॉन्ग्लोमेरेट बन जाएगा। ये क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे कि ये तैयार हो जाएगा। सीमेंटेशन भी होता है, वहां पर स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला वेदरिंग से देखिए क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा मूवमेंट कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा मतलब मूवमेंट मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट किया, what are weathering, what are different type of weathering and what will be the effect over the earth, तो थोड़ा एक टेल लगा दिया क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में 3 पार्ट होता है तो आंसर भी तीनों पार्ट पर लिखना जरूरी होता है, क्योंकि मार्क्स बटे होते हैं। अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का होगा तो तीनों में 5-5 नंबर आएगा। ये समझना है, अगर सिंगल क्वेश्चन पूछा तो पूरा उसी पर डाल दीजिए लोड। लेकिन क्वेश्चन में 4 भाग मेंस में दिया है कि, और साथ में अगर जोड़ दिया कि भारत में वो क्षेत्र बताइए जहां पर वेदरिंग की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आपको क्वेश्चन में 4 भाग हो गया, तो नंबर भी 4 भाग में टूट जाता है, फिर 4-4 नंबर का हो गया क्वेश्चन। आप सोचिएगा कि हम एक भाग को पूरा लिख दें और उसी में नंबर हो जाएगा, तो 4 नंबर पर मार्किंग होगा। इसलिए मेंस में लिखते समय बहुत लोगों का नंबर, वो लिखते तो बहुत है, नंबर कम आता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाए वो। जैसे व्हाट इज वेदरिंग पूछा, उसी में पूरा भर दिए, टाइप्स लिखे नहीं अच्छा से, और लास्ट पार्ट भारत में कहां पर है वो भी नहीं लिखे, तो फिर भारत में कहां पर किस प्रकार का वेदरिंग हो रहा है तो बताना पड़ेगा ना। आप उसको और अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इंडिया का मैप बना देंगे, 1 2 3 4 नीचे में लिख देंगे। 1 नंबर में मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल में कर देंगे ग्लेशियर वाला, विंड वाला, रिवर वाला। 2 में केमिकल वेदरिंग, लाइमस्टोन एरिया। 3 में बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो फॉरेस्ट एरिया है, और वहाँ मैप में शेडेड करके दिखा दिए, लिख दिए। हिमालय में हम लोग लिख दिए ग्लेशियर वाला वेदरिंग होगा। राजस्थान के डेजर्ट में लिख दिए कि विंड वाला वेदरिंग होगा, ऊपर की परत और थर्मल एक्सपेंशन से होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ का पठार, अमरकंटक का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का तटीय इलाका, यहाँ पर लिख दिए ट्रॉपिकल वेदरिंग होगा, यहाँ एक्सफोलिएशन हो सकता है।
तो क्या होगा कि टीचर को एक नयापन दिखता है, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो सिंपल था बट इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिल्म तो बहुत साधारण था लेकिन डायरेक्टर ने प्रेजेंट बहुत अच्छा कर दिया तो पिक्चर सुपर हिट हो गया। उसी प्रकार से वेदरिंग या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ नयापन उसमें डालेंगे तो बेहतर होता। तो इफेक्ट अगर लिखने बोला है तो आपको फिर यहाँ से ये वाली चीज को बनाना, ये वाली पार्ट को भी बनाना, इफेक्ट बोलेगा तो, क्योंकि ये किसी वेदरिंग का मैकेनिकल पार्ट का इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका केमिकल पार्ट, केमिकल वेदरिंग। तो ये केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है कि ब्रेक इनटू डिजॉल्व्ड आयन, ये डिजॉल्व्ड आयंस में टूट गया और इसको भी सॉल्यूशन बना करके सो आर कैरीड ड्यूरिंग, ये भी एक इरोजन हो रहा है। और ये इरोजन कौन कर रहा है? तो आइदर स्ट्रीम्स और ग्राउंड वाटर कर रहा है। देखिए ये इरोजन को या तो स्ट्रीम करेगा या ग्राउंड वाटर करेगा। और ये कहां पर जाकर के हो सकता है? समुद्र में हो सकता है, ये जहां जहां पर लाइमस्टोन एरिया है वहां पर हो सकता है। और इसमें मैक्स मिनरल फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन, तो ये समुद्र में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि पानी वाला वो एरिया है। और इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म भी, जैसे कोरल्स है, आप देखिए जैसे कोरल्स है तो कहीं पर कोरल्स है अगर तो वहां पर भी एक वेदरिंग शुरू हो गया है। कोरल्स के कंपोजिशन में भी कैल्शियम है और ये भी कहीं ना कहीं जाकर के जमा होगा, जैसे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनता था लाइमस्टोन एरिया में, इवापोरेशन के बाद बनता था, ड्रिप स्टोन बनता था, आपने पढ़ा था पेपिनो हिल बनता था। वो सारी चीजें वहां पर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो उसका इफेक्ट हो गया। केमिकल वेदरिंग का वो इफेक्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो वो भी लिथिफिकेशन हो रहा है, उसमें केमिकल सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, वहां पर भी चट्टाने बन रही है। ड्रिप स्टोन क्या है? केमिकल सेडिमेंट्री रॉक है। सीमेंटेशन होगा जैसा यहां पर हो रहा था, सारी प्रक्रियाएं यहां भी होंगी। क्लियर है ना? ये समझ में आ रहा आप लोगों को? तो बताइए। लिखने से ज्यादा परीक्षा में प्रेजेंटेशन कीजिए। आप 16 पन्ना लिख दीजिएगा, बहुत बहादुरी नहीं, उसमें नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पर आप प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करेंगे, मैंने आपकी क्लियरिटी है ना, इसको रटना भी नहीं रहता है। आप एक बार नक्शा देखें, समझ में आए। अब लिखने का एक पैराग्राफ लिख दीजिए। क्लियर है? जैसे CO2 को अगर H2O के साथ में जोड़ दीजिए, CO2 प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अगर आप CO2 को H2O से जोड़ दीजिएगा तो H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर रेन वाटर को जिप्सम से जोड़ दीजिए, है ना, रेन वाटर को उससे जोड़ दीजिए, SiO2 को 2H2O से जोड़ दीजिए और H4SiO4 मतलब कि सिलिसिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे में आप पर आते हैं, थर्ड। वो क्लियर हो गया। तीसरा में पर आते हैं। चट्टान है, कोई भी चट्टान है, सबसे पहले रॉक। तो चट्टान तो कोई भी हो सकता है, पढ़े ना। चट्टान इग्नियस हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है।
और ये इग्नियस कैसे बन रहा है? तो मैग्मा के कूल होने से बन रहा है। ये चट्टान ये कोई भी हो सकता है, और ये जो कोई भी बनेगा उसका फिर देखिए वेदरिंग होगा। अभी ये चट्टान कोई भी है, फिर सोचिए कि यहां पर इग्नियस को रख दीजिए, यहां पर मेटामॉर्फिक को रख दीजिए, यहां पर सेडिमेंट्री को रख दीजिए। पहले तो चट्टान ये तीनों में से कोई भी है। ये इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और ये मेटामॉर्फिक है, तीनों में से कोई भी। लेकिन यही रॉक अगर यहां सेंटर में आ गया तो फिर ये वेदरिंग शुरू हो गया इसका। एक वेदरिंग कैसे हुआ? एक हुआ कि आयंस डिजॉल्व इन वाटर, जो अभी तुरंत बताया आपको, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हुआ, दैट इज इरोजन। इरोजन के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ और क्रिस्टलाइज जैसी होगा तो एक सेडिमेंट बना देगा, और एक वेदरिंग होकर के मैकेनिकली डायरेक्ट सेडिमेंट बना देगा टूट करके। और ये कभी कहीं तो जाकर के डिपॉजिट करेगा ना, और जहां भी करेगा वहां पर लेयर डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो वहां एक लेयर हार्डेंस हुआ, चट्टान में हार्डनेस जैसी होगा तो लिथिफिकेशन हो जाएगा, मेरे चट्टान बन गया। और मतलब या तो कोई भी रॉक हो, उसके अंदर जो कैरेक्टर है या तो वो चेंज हो रहा है या फिर वो वैसे ही रह रहा है, लेकिन टूटते समय अगर उसमें रिएक्शन हो रहा है, तो जैसी रिएक्शन हो रहा है, जैसे हाइड्रोलाइसिस अगर हो रहा है, मैंने कार्बोनिक एसिड इज कंज्यूम्ड बाय सिलिकेट, तो रिजल्टिंग क्या होगा कि मोर अल्केलाइन हो जाएगा, वो और ज्यादा अल्केलाइन हो जाएगा। इसलिए वेदरिंग की प्रक्रिया चट्टानों पर चलती रहती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो वेदरिंग और इरोजन चलता ही रहता है। कहीं पर चट्टानें टूट रही हैं और कहीं पर नया माउंटेन बन रहा है, ये प्रक्रिया चल रहा है। कहीं पर ट्रेंच बन रहा है, कहीं पर पठार बन रहा है, कहीं पर ज्वालामुखी आ रहा है, कहीं पर वोल्केनो हो रहा है, कहीं पर रिवर कट कर रही है माउंटेन को, कहीं पर माउंटेन रिवर को टक्कर देने के लिए ऊपर उठ जा रहा है, जो हमारा जो अगला चैप्टर भी है, डेविस और पेंग का कंपैरिजन, साइकिल ऑफ इरोजन जिसको कहते हैं। तो ये प्रक्रियाएं चलती जा रही हैं। तो अब आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 2-3 पिक्चर में आप क्लियर कर, ये आपके लिए और अच्छा है, और इसको आप जरूर से देखें कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये समझना है कि ये कैसे हो रहा है। सरफेस मिनरल डिजॉल्व जो होता है, ग्राउंड वाटर, और फिर ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायराइट होगा। देखिए पायराइट का ऑक्सीडेशन होगा, वो गोल्ड पार्टिकल छोड़ देता है। जैसे ऑक्सीडेशन होगा ना पायराइट में FeS2, तो वो गोल्ड पार्टिकल छोड़ देगा पायराइट। इवापोरेशन और जिप्सम बना, जिप्सम में इनिशियली Fe3, उसका पॉजिटिव वैल्यू 3, और सरफेस प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर डिहाइड्रेशन हो गया यहाँ पर सम ऑफ मिनरल स्पेसीज, और कहीं पर विंड की भी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये केमिकल के लिए अगर आप इसको सिर्फ बना दे, एग्जाम में आता है, तो ये थोड़ा नयापन वाला मैप आया है।
बारिश वाले एरिया में क्या परफॉर्मेंस होगा केमिकल का। इस मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में भी देखेंगे। और जहां जहां पर फंगस होता है उसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, चूंकि ये तो बायोलॉजिकल नेम है। देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पर आप देखिए, जिसमें मॉइस्ट फंगोइड मैसेज है, फेरिको पिएपाइट, एल्नोजेन और जिप्सम। और थिक ड्राई क्रस्ट जो होगा वहां पर अगर टूटता है तो किस प्रकार से, कौन कौन से वहां पर फंगस और बाकी चीजें तोड़ने में सहायक होते हैं। खास करके जिप्सम अगर है तो जिप्सम कैसे टूटेगा। और ये जो बायोलॉजिकल बात कर रहे थे ये भी नेम है कि सिम्बायोसिस लाइकेन, जो मतलब जम्मू कश्मीर वाला एरिया में सोचिए वेदरिंग कैसे हो रहा होगा, पोलर एरिया में भी कैसे हो रहा होगा। तो लाइकेन जो है सिम्बायोसिस और सेक्टिकुलर लाइकेन्स जो होते हैं, एक तो एप्लिथिक लाइकेन्स होंगे, एक लाइकेन्स विथ बोथ एप्लिथिक एंड एंडोलिथिक फीचर्स होगा। जो जो चट्टान के ऊपर में, इसको आप मोटे तौर पर आप समझिए, ये तो केमिकल की बायोलॉजिकल टर्म्स है। बहुत से पेड़ पौधे का जब बायोलॉजिकल नाम सुनेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा वो, और जब उसको आप जानेंगे कि ये तो साल का पेड़ है, सखुआ है, तब इजी लगेगा। और उसका जब बायोलॉजिकल नेम जानेंगे कि उसको बायोलॉजी में बोटेनिकल क्या बोलते हैं, साल को, इनको पता है साल का बोटेनिकल नाम क्या है, साल पेड़ का सोरिया रोबस्टा। तो अगर कोई आपको बोलेगा जंगल ले जाकर के कि ये सोरिया रोबस्टा का पेड़ है तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। सालमोला सिसु शीशम पेड़ का नाम है तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो जब उसको कोई बोलेगा ये तो शीशम का पेड़ है, आप बोलेगा हम तो जानते हैं। तो ये बबूल का पेड़ है तो आप बोलेगा जानते हैं। साल का पेड़ है तो जानते हैं। उसी प्रकार से नाम में थोड़ा लगेगा हार्ड आपको, बट उसको टेंशन नहीं लेना। मोटे तौर पर समझिए, कहीं पर लाइकेंस है, जो काई लग जाता है ना, फंगस लाइकेंस, तो वो जब लग जाता है और उसको आप ऐसे उखाड़िए, आपके घर के आसपास में ऐसे उखाड़िए, तो देखिएगा वो चट्टान के एक परत को तोड़ते हुए बाहर आएगा। या उसको आप कुदाल से या कुछ भी चीज से आप ऐसे ऐसे रगड़ दीजिए तो देखिएगा कि वो उसको तोड़ते हुए बाहर आएगा। वो भी एक प्रकार का वेदरिंग है। ऐसे पूरे पृथ्वी पर इमेजिन कीजिए, सिर्फ आप अपने घर के आंगन को नहीं देखना है, पूरे पृथ्वी को इमेजिन कीजिए। तो क्या होगा कि ऊपर के पार्ट टूटने लगते हैं। तो लाइकेंस भी बहुत बड़ा, और फंगस ये बहुत बड़ा जो चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है। तो जो एपिलिथिक लाइकेंस होते हैं वो तोड़ करके क्या बनाते हैं, तो फोलियोज और कस्टोज, फ्रैक्टिकोज। तो ये तो नाम है, ये नाम तो चूंकि बायोलॉजिकल नेम है, जो बेसिकली ये क्या है वो मैं आपको बता दिए। और बायोलॉजिकल नेम आपने याद करना है, आप याद करते हैं तो और अच्छी बात होगी। ऐसे आप ऊपर वाले जो 3 डायग्राम आपको बताए थे वो 3 भी आप परीक्षा में बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, और ये बनाते हैं तो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए। मैंने टीचर को भी अगर बायोलॉजी का पूरा आइडिया रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना।
अब ये आपके लिए आसान वाला आ गया, इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स यूज नहीं है। एक्सोजेनेटिक एनर्जी इनपुट है। वेदरिंग जो हुआ मतलब वो कौन सी प्रक्रिया, डेनुडेशन प्रक्रिया होती है, चीजें टूट रही है। रॉक स्ट्रक्चर में डेनुडेशन की प्रक्रिया कब होगी? जब वो रेगोलिथ बनेगा, मतलब ऊपर की चट्टानें टूटेंगी। जब ऊपर की चट्टान टूट करके उसी स्थान पर रह जाएंगी, दैट इज रेगोलिथ, जो शुरू में हमने बताया था। लेकिन ये डिपेंड किस पर है? डेनुडेशन मतलब टूटना, डिपेंड किस पर है? तो कितना इसका फॉर्म क्या है और स्लोप कितना, कितने हाइट से चट्टानें नीचे उतर रही है। रॉक और उसका स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एंडोजेनेटिक, मतलब पृथ्वी के अंदर की प्रक्रिया पर। क्यों, चट्टान कौन सा बनेगा, मैग्मा कितना पावरफुल है, कहां पर ठंडा हो रहा है। तो मैग्मा जहां पर ठंडा हो रहा है, जो स्ट्रक्चर बना रहे से, सोचिए कि मैग्मा अंदर अंदर फैल गया तो बैथोलिथ बना देगा। मैग्मा गुंबद नुमा हो गया तो लोपोलिथ बना देगा, उसकी हार्डनेस हो जाती है। जल्दी कूल हो गया तो बेसॉल्ट बना देगा, देरिश हो गया तो ग्रेनाइट बना देगा। तो रॉक और उसका स्ट्रक्चर क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया पर डिपेंड करता है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस पर डिपेंड करता है। और ये जब टूटता है तो उसको डेनुडेशन बोलते हैं। जब ए शब्द रहेगा, अग्रेडेशन मतलब बनना, और डी रहेगा मतलब टूटना। चट्टानों में, माउंटेन में डेनुडेशन मतलब रिवर उसको तोड़ रही है, रिवर बना नहीं रही है चट्टान को। तो उसको बना कौन रहा है? तो उसको बोलेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस। माउंटेन को एंडोजेनेटिक फोर्सेस बनाया। नदी जमा करके कोई पर्वत नहीं बनाती, उसको बनाने वाली प्रक्रिया एंडोजेनेटिक है, जिसमें जो हमारे क्रस्ट है वो मूवमेंट कर रहे हैं। और क्रस्ट के मूवमेंट पर, माउंटेन बनने पर डिपेंड करता है कि कितने ग्रेडियंट वाले स्ट्रीम बनेंगे। आप चंबल की पहाड़ियों पर जाएंगे तो बहुत तेज धारा वाली स्ट्रीम दिखेगी। आप माउंटेन के किनारे पानी की फ्लो देखेंगे तो तेज दिखेगी। ये स्ट्रीम जो होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस से और क्रिस्टल मूवमेंट्स, स्ट्रीम, वेट, फॉर्म एंड द ग्रेडियंट। तो पानी जमा भी कुछ करेगा और ट्रांसपोर्ट भी करेगा। ये सबको मिलाकर के आप स्ट्रीम इरोजन बोलेंगे। ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो गया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सो, इसका मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, एंडोजेनेटिक माने अंदर की बात है। इसमें भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, अंदर जो क्रियाएं हो रही है मैग्मा के साथ, जिसका डायरेक्ट लिंक एंडोजेनेटिक है। और ऊपर जितनी भी चीजें जो तोड़ने का काम कर रही हैं वो एक्सोजेनेटिक है। ऊपर पृथ्वी के ऊपर नदी और हवा, हिमनद, समुद्र की जो लहर है वो, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी कहीं ना कहीं किसी रूप में तोड़ रहा है चीजों। तो तोड़ने की जो प्रक्रिया हो रही है उसको बोलेंगे एक्सोजेनेटिक। क्लियर है ना? क्लियर है यहां तक? बताइए। यहां तक आप लोगों का क्लियर है? तो आप बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे।
अब इसको देखिए सिंपल रूप में। आप ऐसा जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहे कि परीक्षा में सारा मैप नहीं बनाना, जो जरूरत वहां पर है वही बनाइएगा। हम समझाने के लिए आपको डिफरेंट डायग्राम से बता रहे हैं। वेदरिंग सिंपल रूप में समझिए, दूसरे रूप में डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। फिजिकल वेदरिंग जिसमें एक्सपेंशन ऑफ रॉक फ्रैक्चर्स, जो चट्टानों पर क्रैक है वो जब बड़ा होता जाता है, और ओवरलाइंग रॉक का मतलब उसके ऊपर वाले चट्टान जब टूटने लगते हैं तो फिजिकल वेदरिंग है। एक्सपेंशन ऑफ रॉक के लिए बर्फ का बनना बहुत जरूरी है, क्रैक्स में जो फ्रैक्चर्स है उसमें बर्फ का बनना जरूरी है। और दूसरा प्लांट रूट्स का चला जाना, आपके घर के दीवार के बगल में कोई पेड़ लगा देते हैं यहाँ, तो धीरे धीरे वो पेड़ क्या होता है, वो पेड़ दीवार को तोड़ने लगता है, चट्टानों को क्रैक कर देता है, अंदर क्यों चला जाता है। कभी कभी देखिएगा कि छत के ऊपर पीपल का पेड़, नीम का पेड़ कुछ निकल आता है आपके घर में, और कुछ दिनों के बाद उसकी जो जड़ होती है मोटी हो जाती है, तो वो क्या होता है कि अंदर जाकर के वो देखिएगा शुरू में तो नहीं था, शुरू में तो एक कोई किसी सी बीट से, किसी पक्षी के बीट से वहां पर एक पेड़ निकल गया, और पेड़ धीरे धीरे उसकी दीवार में चला गया, छत भी आप पर क्रैक हो जाता है। यही चीज जब चट्टानों पर होगा तो ये अपने आप को रूट से एडजस्ट कर लेते हैं, तो इससे भी फिजिकल वेदरिंग होता है। मतलब चट्टान जो कठोर था, रूट धीरे धीरे उस क्रैक्स में चला गया और उसको तोड़ करके अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो वहां से चला गया। कभी कभी प्रेशर रिलीज फ्रैक्चर्स भी होते हैं, जो चट्टानों के ऊपर में प्रेशर होता है कभी कभी वो भी रिलीज हो जाते हैं, और इससे भी कहीं कहीं पर क्या होता है कि प्रेशर रिलीज का जानते हैं वो अंदर बनता है। तो जैसे ही ओवरलाइंग रॉक रिमूव होगा तो प्रेशर रिलीज हो गया, तो मिनरल एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। मतलब कोई इंट्रूसिव रॉक में दबा हुआ है, सारे मिनरल दबे हुए हैं, तो जैसे ही ऊपर का चट्टान हट गया तो इसका क्या हुआ, प्रेशर रिलीज हो गया। प्रेशर रिलीज हुआ तो जो इसमें क्रिस्टल ग्रोथ था, वो अब क्रिस्टल ग्रोथ को खुलने का मौका मिल रहा है, और जैसे ही वो क्रिस्टल ग्रोथ खुलेगा तो क्या, जब आप नहीं बोलते कभी कभी कि चट्टान जिंदा है, अब सुनते हैं ना, कोई मूवी में भी देखते हैं चट्टाने बोलती हैं, जैन धर्म में तो बोला जाता है चट्टाने बोलती हैं। आप ध्यान मग्न होकर के चट्टान से बात करेंगे, मतलब लोग आपको पागल बोलेगा, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि पेड़ पौधे भी बोलते हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं, आपके लगाव हो जाता है। तो जिंदा चट्टान जो होता है वो कौन सा चट्टान है, या तो इरप्शन होने के बाद में क्रिस्टल सेट नहीं किया तो चट्टानें ग्रोथ करती रहती हैं, और दूसरा कि जब वो दबा हुआ है और ऊपर का प्रेशर रिलीज हो गया, जैसे आपके भीड़ में किसी के ऊपर 50 आदमी गिर गए हैं, अब वो बेचारा सिकड़ गया है, जब सारे लोग उठते हैं तब आप एकदम रिलैक्स होकर के खड़ा होते हैं। चट्टान भी क्रिस्टल दबा हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। जब ऊपर की चट्टाने लोड घट गया तो ये क्रिस्टल खुलना शुरू हुआ, तो जब ये क्रिस्टल तो पहले एडजस्ट हो गया था, अब ये खुलना शुरू हुआ तो क्या होगा कि धीरे धीरे चट्टान में क्रैक आएगा, वो भी एक मैकेनिकल वेदरिंग होता है, प्रेशर रिलीज होना। और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो देखिए वो एक प्रकार से वो भी एक्सफोलिएशन को जन्म दे देगा, क्योंकि वो जब खुल रहा है ना सारे क्रिस्टल, तो ऊपर के पूरे चट्टान को तोड़ देगा वो, तो चट्टाने टूट जाएगा, एक्सफोलिएशन बनेगा वहां पर। फिजिकल वेदरिंग ऐसे भी हो सकता है, प्लांट रूट से हो सकता है वेजिंग, और दूसरा जो डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स होते हैं जिसको केमिकल बोलते हैं,
रासायनिक अपचयन कहते हैं, जिसमें वाटर डिजॉल्व होगा मिनरल्स में, वाटर रिएक्ट करेगा मिनरल के साथ में, और ये रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ज्यादा ये रिएक्शन होगा। यहां पर अगर फॉरेस्टेराइट और वाटर को रिएक्ट करें तो ब्रूसाइट और सिलिसिक एसिड बन जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। लाइमस्टोन केव जो होता है ना, डिसॉल्यूशन, वाटर डिजॉल्व विद द मिनरल, अगर पानी उसके साथ मिल गया चूना पत्थर में तो लाइमस्टोन में केव बनेगा, गुफा बन जाएगा, लाइमस्टोन में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? बताइए, ये भी क्लियर हुआ ये वाला मैप? अब यहां पर देखिए दूसरा, इसमें भी इंसिटू अगर होगा, अगर दूसरा कहीं कहीं पर इंजीनियरिंग सेक्शन में भी ये यूज होता है, कहीं साइट में भी कैसे वेदरिंग हो सकता है। केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोटिक वेदरिंग, हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन। तो इफेक्ट ऑन मटेरियल क्या होगा? अल्टर्ड मिनरलॉजी, चेंज हो जाएगा चट्टान, शेप चेंज हो सकता है, टेक्सचर उसका चेंज हो सकता है। कहीं कहीं पर उसके ग्रेन लॉस हो सकते हैं, उसका फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। खास करके माइनिंग एरिया में भी वेदरिंग की संभावना होती है। तो एक माइनिंग एरिया में कैसे वेदरिंग हो सकता है, तो इन क्वेरी अगर देखेंगे तो सिलेक्शन, ब्लास्टिंग, लोडिंग, क्रशिंग, स्किनिंग और वॉशिंग, ये सारे तरीके होते हैं। अगर अभी क्वेश्चन को पूछ दिया कि माइनिंग एरिया की वेदरिंग को समझाइए, तो ये वाले मैप उस समय पर आपके काम आएंगे। और ये मैप तो शुरू में आपको बताए थे। तो वेदरिंग के चैप्टर जो मेंस के लिए थे, पीटी में सिंपली जो अभी तक क्वेश्चन आया है वेदरिंग से, वो सिंपली डेफिनेशन ही आता है कि वेदरिंग किसे कहते हैं। यूपीएससी में भी आया हुआ है, बिहार में भी आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी पीटी में क्वेश्चन आएगा तो आपको मूवमेंट शब्द जहां पर दिया उसको रॉन्ग करना है। वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा फिजिकल वेदरिंग है, इसमें से कौन सा केमिकल वेदरिंग है, इसमें से कौन सा बायोलॉजिकल वेदरिंग है। मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि वेदरिंग है क्या, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। फिर आपको बोल दिया कि फिजिकल वेदरिंग को समझाइए, तो सिर्फ फिजिकल वाले को ही समझाना है, फिर केमिकल को नहीं समझाना है। अगर एग्जाम में लिख दिया है कि केमिकल वेदरिंग को समझाइए तो केमिकल को समझाना है। मैंने ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्या पूछा गया है। केमिकल में हाइड्रेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन लिखना है, हाइड्रोलाइसिस लिखना है, कार्बोनेशन लिखना है, ये लिखना है उसमें।
समुद्र का ओशन फ्लोर का वेदरिंग पूछ दिया, थोड़ा चीज वही है। समुद्र के तल पर बेसॉल्ट बन रहा है, तो समुद्र के तल के बारे लिखेंगे, बेसॉल्ट के बारे लिखेंगे, चीजें फिजिकली होंगी। वेदरिंग का अब वेदरिंग होने के बाद में, जैसे आप वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाइट्रेट डिपोजिशन जो है कहां पर है बताइए तो? वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइट्रेट डिपोजिशन, हम मेंशन तीनों को कीजिएगा, एक्सप्लेन किसी एक को करने के लिए देता है, मेंशन तो तीनों को करना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइट्रेट डिपोजिशन कहां पर है? ये वेदरिंग से ही बना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइट्रेट डिपोजिशन, यहां तक कि आप देखिए कि हमारा जो लोहरदगा में बॉक्साइट है, यहां भी वेदरिंग की प्रक्रिया है, क्योंकि जो सॉफ्ट मटेरियल है वेदर्ड को बारिश के बाद उसको बहा करके रिवर लेकर चली जाती है, वाटर स्ट्रीम लेकर चली जाती है। जो हार्ड सब्सटेंस है वो बच करके बॉक्साइट बना रहे हैं, जिसको छोटा नागपुर में पैट बोलते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइट्रेट डिपोजिशन जो है वो है कैलीचे। कहां पर है ये? एक कैलीचे कहां पर है? एक कैलीचे है चिली देश में, और उसके ऊपर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉस्फेट भी वही है पेरू में। तो ये वेदरिंग के चलते ही बन पाया है। तो वेदरिंग की प्रक्रिया हर स्थान पर हो रही है। वेदरिंग माउंटेन में भी हो रहा है, कॉन्टिनेंट में भी हो रहा है, ओशन के फ्लोर में भी हो रहा है। वेदरिंग में फिजिकल एजेंट है वो कितना मजबूत है। अगर सबसे अच्छा जो वेदरिंग होगा वो कहां पर हो सकता है? तो जहां पर ट्रॉपिकल कंडीशन होगा, अफ्रीका में हो सकता है, भारत में जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला जो पोर्शन है वहां पर हो सकता है। यहां पर चट्टानें इजिली बन सकती हैं और इजिली डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटिव ऑफ क्लाइमेट है, एक्सपेंशन हो रहा है चट्टान, ठंडा हो रहा है चट्टान, ये दोनों प्रक्रिया तो हो रही है, इसलिए यहां पर होगा। कुछ पूछना है अभी आप लोगों को वेदरिंग में तो बोलिए। वेदरिंग में कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। अपने से भी कभी कभी देखिए, आप सोचिए अभी अपने से आपको मैप बनाना है, अपने से भी कोशिश आप कर सकते हैं ना कि रॉक है तो रॉक टूटता है, तो आप यहां पर एक जो अभी आप इतना पढ़े, पढ़ने के बाद अपने से कोशिश कीजिए कि ये एक मैकेनिकल वेदरिंग हो सकता है। फिर ये क्या है मैकेनिकल वेदरिंग? तो यहां पर लिखेंगे कि जो वेदरिंग उसी स्थान पर इन सिटू जो टेम्परेचर डिफरेंस से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने और घटने से हो रहा है, जो पेड़ पौधा के रूट से हो रहा है, जो रिवर विंड से हो रहा है। देखिए आप अपने से जोड़ेंगे,
जब अपने से प्रक्रिया जोड़िएगा तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ना। एक्सफोलिएशन होगा, क्रिस्टल ग्रोथ होगा। दूसरा केमिकल वेदरिंग लिखेंगे, सेकेंड वाला। फिर इसमें हाइड्रोलाइसिस लिखेंगे, कार्बोनेशन लिखेंगे, जो इसकी प्रक्रियाएं थी, ऑक्सीडेशन लिखेंगे, हाइड्रेशन लिखेंगे। फिर बायोलॉजिकल लिखेंगे जिसमें सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो आपका नोट्स अपने से भी बन जाएगा, मतलब हम तो भेज ही रहे हैं, बट आपके भी अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आज के लिए क्लियर है ना आप लोगों का? टॉपिक क्लियर है पूरा?